as I told you earlier, that in aviation sector, it is very important to have strong bilateral relations so that there can be the possibility of charting out procedures to facilitate air travel within destinations where there is the requirement of crossing the borders. What I am talking about is international travel, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल में बॉर्डर्स क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे बाइलैटरल रिलेशंस की बात आती है। तो उसी चीज़ को ज़ेर गौर रख के कुछ कन्वेंशंस हो गई। कन्वेंशंस मीन्स कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। तो ऐसी ही एक जो काफ़ी तवारीखी अहमियत रखती है, which has got a historical importance and which is included here in your curriculum, that is Bermuda Conference. Yes, sir. It has been named as Bermuda Conference because it took place at a place that is called Bermuda. Yes, sir. Bermuda is actually a British island in North Atlantic Ocean. तो वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? बर्म्यूडा में। तो उस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ये एक्चुअली तब हुआ ये वाक़ा, इट वाज 1946। तो उस वक्त 1946 में इंडिया भी एक कॉलोनी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस फिर 47 में हो गई, इज़न्ट इट? Yes, sir. तो जब यूएस और यूके इकट्ठे बैठे इस कन्वेंशन में, तो उस वक्त यूके का जो डिसीजन था वो एप्लीकेबल था इवन इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी थी। यहाँ पे वो वाइस रॉयज वैसे होता था। इनफैक्ट सिंगापुर, वो भी बहुत सारे कंट्रीज जो आजकल इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी। तो लिहाजा इस बायलैटरल एग्रीमेंट में यूएस और यूके मेजर पार्टिसिपेंट्स रहे। तो उन्होंने कुछ डिसीजंस उस वक्त ले लिए एयर ट्रैवल फैसिलिटेट करने के लिए अपनी कंट्रीज में। लेकिन उससे पहले भी शिकागो में एक कन्वेंशन हुई थी जिसको शिकागो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। वो तो आपके सिलेबस में वैसे है नहीं यहाँ पे, लेकिन शिकागो कन्वेंशन जब हुई थी दैट वाज इन 1944। शिकागो कन्वेंशन दिसंबर 1944 में हुई थी। तो उस कन्वेंशन में ये बात हुई थी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाए। आवाज आ रही है क्लियरली मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो उस वक्त ये बात हुई कि इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म तय किया जाए। तो उसी वक्त बात उठी फ्रीडम्स ऑफ द एयर की। किसकी बात उठी? क्योंकि जब बहुत सारे लोग, उसमें लगभग 12 कंट्रीज उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे थे शिकागो कन्वेंशन में। तो फिर इन्होंने बात उठाई कि इसको
एयर ट्रांसपोर्ट को स्मूथ बनाने के लिए, ज़्यादा इजी बनाने के लिए कुछ इकदाम उठाए जाए. There should be some measures that should be taken to facilitate what? Air travel. So for facilitation of that, there was a proposal of giving freedoms of the air. कुछ उसको उस वक्त तो बोला कि कुछ फ्रीडम्स देनी होनी चाहिए, कुछ आज़ादी होनी चाहिए. तो उसका उन्होंने नाम रखा फ्रीडम्स ऑफ द एयर, जो फ्रीडम्स खाली एयरलाइंस के लिए होनी चाहिए. And yes, sir. it was that time that it was mention was about freedoms of air. और इस वक्त भी फ्रीडम्स ऑफ एयर तो हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन. हालांकि 9 फ्रीडम्स ऑफ एयर हैं, लेकिन 5 हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं. Yes, sir. So we call them as 5 freedoms of the air, which is also in your syllabus. So otherwise there are 9 freedoms, but out of those 5 are recognized worldwide. और 5 freedoms of air लगभग हर किसी कमर्शियल या शेड्यूल्ड एयरलाइन को एप्लीकेबल है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं अभी उसी बरम्यूडा की. और बरम्यूडा में 1946 में, क्योंकि 44 में हुआ था ये कन्वेंशन शिकागो का, isn't it? जहाँ पे इन फ्रीडम्स ऑफ एयर की बात उठी. और 46 में जब बरम्यूडा कॉन्फ्रेंस हो गई तो ये डिसाइड किया गया उसमें यूएस एंड यूके ने कि हम फ्रीडम्स ऑफ एयर देंगे. क्या देंगे? फ्रीडम्स ऑफ एयर. लेकिन जो फ्रीडम्स ऑफ एयर उन्होंने डिसाइड किया उस वक्त, वो फ्रीडम्स उन्होंने डिसाइड किए उस वक्त 2. कितनी? 2 फ्रीडम्स. तो जिसको हम आजकल कहते हैं फ्रीडम्स ऑफ एयर, उसमें फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर है, सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर है, थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर है, फोर्थ है और फिफ्थ है. लेकिन उस वक्त जो बात हुई वो हो गई बरम्यूडा कॉन्फ्रेंस में 2 फ्रीडम्स ऑफ एयर की. कितनी फ्रीडम्स ऑफ एयर की? 2. So one was first freedom of air and another was the second freedom of the air. ये 2 फ्रीडम्स ऑफ एयर थी, उसमें ये स्टेट किया गया कि जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर जो उस वक्त हो गया कि हर किसी शेड्यूल्ड, हर कोई जो शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयरलाइन होगी. शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयरलाइन क्या होता है? In our previous topic we were talking about ITA, International Air Transport Association, and we also talked about those ITA areas, है ना, TC1, TC2, TC3. तो जो ITA के एरियाज हैं उनके साथ हर कोई एयरलाइन जुड़ी होती है और फिर वो एक फ्लाइट शेड्यूल उसका बनता है. उसमें वो फ्लाइट्स के जो कोड्स हैं, फ्लाइट कोड, एयरपोर्ट कोड, डेस्टिनेशन कोड, उसी हिसाब से वो पूरा टाइम के हिसाब से कि किस एयरलाइन को किस एयरपोर्ट से किस डेस्टिनेशन के लिए किस ओरिजिन से निकलना है, उसको कहते हैं फ्लाइट शेड्यूल. तो वो जो भी फ्लाइट्स जिनका मेंशन उस शेड्यूल में होता है तो उनको कहते हैं शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. क्या कहते हैं? That are called scheduled international air services. तो यहाँ पे ये फर्स्ट फ्रीडम उन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज को दिया गया ताकि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जा सके. और अगर उन 2 कंट्रियों में ट्रेवल करने के लिए अगर इस कंट्री को किसी थर्ड कंट्री के ऊपर से जाना पड़े तो इसको इजाजत है. इसको इजाजत है. राइट. वो ऐसी बात है कि सपोज किसी कंट्री को करना है ट्रेवल, कंट्री है A, B, C. A को करना है ट्रेवल C कंट्री में फ्लाइट,
बीच में आती हैं बी, तो ये ए बी के ऊपर से जा सकती है। तो ये फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर बन गई उस टाइम। तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो फर्स्ट फ्रीडम की हम बात करते हैं, उसके बाद स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसी वक्त सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर दी गई। वो है कि कोई भी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विस जो है, इसको परमिशन है कि ये लैंड कर सकती है किसी भी एयरपोर्ट पे, मगर फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस, फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस लैंड कर सकती है, मगर फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस। नॉन ट्रैफिक पर्पस क्या होता है? ट्रैफिक पर्पस में आता है कि इसको सपोज कोई पैसेंजर को पिक करना है, किसी पैसेंजर को ड्रॉप करना है, या कार्गो को उठाना है। कार्गो मीन सामान जो जहाजों के थ्रू आता जाता है, या कार्गो को ड्रॉप करना है, वो आता है पैसेंजर ट्रैफिक में। लेकिन सेकंड फ्रीडम में इनको ये ग्रांट, ये आजादी दी गई कि ये लैंड कर सकते हैं किसी टेरिटरी में, लेकिन फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस, not for traffic purpose. They cannot drop the passenger there, they cannot pick any passenger there, they cannot drop any cargo there, सामान नहीं छोड़ सकते हैं कुछ, या उठा सकते हैं। खाली इसके लिए उनको इजाजत दी गई कि वो वहां पे सामान, ये सपोज उनको फ्यूल भरना है, हवाई जहाज को तेल डालना है, उसको अपना तेल होता है, उसको एटीएफ कहते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो सपोज द एयरक्राफ्ट इज इन नीड ऑफ एटीएफ, तो वो रिफ्यूलिंग के लिए वो वहां पे रुक सकते हैं। या कोई टेक्निकल फॉल्ट लगता है पायलट को, एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी लग रही है उसको, तो उस वक्त वो वहां पे कोई भी कंट्री जो बीच में पड़े वहां पे वो लैंड कर सकता है। ये इजाजत दी गई किसमें? फ्रीडम। ये इजाजत दी गई बर्म्यूडा कॉन्फ्रेंस में, जो 1946 में हुई। क्योंकि 1946 में इसलिए बोलता हूं क्योंकि बर्म्यूडा में ही एक और कन्वेंशन हो गया जिसमें फिर लगभग 5 फ्रीडम्स दी गई एयर की। वो हो गया 1977 में। इसीलिए मैं इसको आपको 1946 और इसको आप बर्म्यूडा 1 भी कह सकते हैं, बिकॉज बर्म्यूडा कॉन्फ्रेंस या बर्म्यूडा कन्वेंशन एक और हो गया फिर, दैट वाज इन 1977। तो 23 जुलाई को हुआ। तो उसमें फिर और फ्रीडम्स पे बात हो गई, लेकिन उसके बाद 2007 में एक ओपन स्काई एग्रीमेंट किया गया, और उस ओपन स्काईज एग्रीमेंट में यूएस और उस वक्त यूके नहीं था, उस वक्त यूके पार्ट था यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत सारी कंट्रीज जुड़ गई थी। तो उसमें फिर ओपन स्काई पॉलिसी एडैप्ट हुई, और ओपन स्काई पॉलिसी में लगभग 9 फ्रीडम्स ऑफ द एयर दी गई, जिसमें 5 फ्रीडम्स ऑफ द एयर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हो गई। ये आपको समझ में आ गया? तो दिस वाज अबाउट द बर्म्यूडा कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, अब हम ओपन स्काई पॉलिसी की बात करेंगे, जिसमें ये सारी फ्रीडम्स आ गई। 2 तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो हुई थी ऑलरेडी बर्म्यूडा में ही। फिर तीसरी फ्रीडम में क्या हुआ? तीसरी फ्रीडम में शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज को ये इजाजत दी गई कि वो सपोज
कोई बीच में कंट्री आ गई और उस कंट्री का पैसेंजर वो वहां पे अब ड्रॉप भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अब उनको परमिशन है कि अगर ये फ्लाइट ए को कंट्री ए को कंट्री सी ट्रेवल कर रही है फ्लाइट, लेकिन इसमें कंट्री बी का पैसेंजर इन्होंने उठाया है, ये कंट्री बी के पैसेंजर को बीच में कंट्री बी में छोड़ सकता है। पहले 2 फ्रीडम्स में ये इजाजत नहीं थी। पहले 2 फ्रीडम्स में क्या था कि ये कंट्री बी की एयर स्पेस यूज कर सकता था, इसको नहीं रोकती कंट्री बी कि आप मेरे एयर स्पेस को क्यों क्रॉस किए, क्योंकि वो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ द एयर में उसको वो फ्रीडम मिल गई थी। दूसरा चीज था कि कंट्री बी उसको नहीं रोक सकती थी अगर ये लैंड भी करते उनकी एयरपोर्ट पे, लेकिन किस पर्पस के लिए, जो सेकंड फ्रीडम ऑफ द एयर थी, ये एविएशन टर्बन एंड फ्यूल। हाँ, अगर उसको रिफ्यूलिंग करनी है, सपोज जहाज का तेल खत्म होने को था या कम था, या अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट लगा पायलट को कि इसमें है तो इसको नजर देनी है, तो उसके लिए वो अपना जहाज उतार सकता था कंट्री बी में, उसको परमिशन थी। लेकिन वो वहां पे न किसी पैसेंजर को छोड़ सकता था, न किसी पैसेंजर को उठा सकता था, न वो कोई सामान वहां पे छोड़ सकता था। कार्गो होता है ना सामान, जैसे एयर कार्गो में पहुंचता है सामान जहाजों के थ्रू, न वो सामान वहां पे छोड़ सकता था, न वो सामान वहां से उठा सकता था। लेकिन थर्ड फ्रीडम में ऑफ द एयर में उसको ये इजाजत मिल गई कि वो वहां कंट्री बी का पैसेंजर है, उसको वो वहां पे छोड़ सकता है। तो दैट वाज द थर्ड फ्रीडम ऑफ द एयर। तो फिर फोर्थ फ्रीडम ऑफ द एयर की बात हुई। फोर्थ फ्रीडम ऑफ द एयर में शेड्यूल्ड एयरलाइंस को ये इजाजत दी गई कि वो वहां से पैसेंजर को उठा भी सकता है। दैट मीन्स वो वहां अगर उस एक कंट्री ए से कंट्री सी जाना है, लेकिन वो कंट्री बी की बुकिंग ले सकता है क्योंकि उसको वहां पे रुकना है और उसको उठा सकता है। सो कंट्री बी की बुकिंग वो ले सकता है बी टू सी ट्रेवल करने के लिए। ये आपको समझ में आ गया? तो ये फ्रीडम किस में मिली? फोर्थ फ्रीडम ऑफ द ओपन स्काई। फोर्थ फ्रीडम ऑफ द एयर में। तो उसके बाद फिफ्थ फ्रीडम ऑफ द एयर आ गई। तो फिफ्थ फ्रीडम, क्योंकि यहां पे जब हम थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, यहां पे लेकिन ये चीज देखा जाता था कि कंट्री बी का पैसेंजर ये उठा सकता है। थर्ड में कंट्री बी का पैसेंजर कंट्री बी का पैसेंजर ड्रॉप कर सकता है थर्ड में, कंट्री बी का ही पैसेंजर उठा सकता है फोर्थ में, इजंट इट? लेकिन फिफ्थ फ्रीडम ऑफ द एयर में ये भी खत्म हो गया। बोला कि आप किसी भी कंट्री का पैसेंजर किसी भी कंट्री से उसको आप पिक भी कर सकते हो, उसको आप उठा भी सकते हो, एक ही में पिक एंड ड्रॉप। हाँ, मतलब उसके लिए जो बाकी प्रोसीजर्स हैं वो तो हैं। सपोज उसको, जैसे हम वीजा की बात करेंगे इसमें, तो आपको वो शायद वीजा आपने पढ़ा होगा। तो वीजा होता है ना, वीजा, क्योंकि वीजा होता है विजिटर्स इमिग्रेशन सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट, तो उसमें वो पासपोर्ट पे लगता है एक स्टैंप, तो वो पैसेंजर के लिए होता है। तो उसमें क्या है कि जो फ्लाइट्स कुछ फ्लाइट्स होते हैं जिनको स्टॉप ओवर फ्लाइट्स, परसों भी मैंने इसका जिक्र किया था, स्टॉप ओवर फ्लाइट्स कहते हैं। तो वो रुकती हैं, मतलब वो जहाज होता है सपोज फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री सी, लेकिन उसको कंट्री बी में वो जहाज 24 घंटे से ज्यादा रुकता है, उसे कहते हैं स्टॉप ओवर फ्लाइट। क्योंकि वो कंट्री ए से कंट्री सी जाना है, लेकिन उसको जो ट्रांजिट है वो कंट्री बी में 24 घंटे से ज्यादा होता है, अगले दिन वो निकलेगी वहां से। तो अब अगर कंट्री ए से कंट्री सी उसमें कोई ट्रैवल करता है, पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते हैं, उनको कंट्री बी में फिर रुकना है ना 24 घंटे से ज्यादा।
Yes, sir. तो उनको उसके लिए एक वीजा निकालना पड़ता है और उनको वो वीजा मिलता है और उस वीजा की कंडीशंस होते हैं वो। अगर आपने वीजा टाइप्स ऑफ वीजास पढ़े होंगे, आपने एक वीजा पढ़ा होगा ट्रांजिट वीजा, तो उसको वो एयरपोर्ट पे ही एक ट्रांजिट वीजा मिलता है, लेकिन उस वीजा पर वो नहीं घूम सकता है उस मुल्क में। उसको एयरपोर्ट का एक एरिया होता है, एयरपोर्ट की एक विसिनिटी होती है, कितने किलोमीटर होता है वो वीजा उसको परमिट करता है, खाली उस एरिया में वो घूम सकता है, Yes, sir. जिसको एयरपोर्ट एवेन्यू ही कहते हैं। और एयरपोर्ट एवेन्यू में ही होटल्स होते हैं, वहां पर वो स्टे भी कर सकता है और कुछ अगर खरीदना हो, शॉपिंग करनी है, वहां पे कर सकता है। लेकिन उससे बाहर वो नहीं जा सकता है। उससे पहले ही जब वो वीजा इशू किया जाता है, उस पे नीचे वो गाइडलाइंस लिखी होती है कि इस वीजा पर आप खाली एयरपोर्ट की विसिनिटी में रुक सकते हैं। लेकिन उससे ये है कि उसको इजाजत मिलती है जहाज से उतरने की और वहां पे। अदरवाइज होती है ना कुछ फ्लाइट्स जिनका किसी कंट्री के थ्रू पास होती है, लेकिन 2 घंटे या 3 घंटे रुकती है रिफ्यूलिंग के लिए या कुछ, तो फिर पैसेंजर को उससे उतरने का इजाजत नहीं होता। आपने अगर ये बात करोगे किसी के साथ जो हज बैतुल्लाह के लिए गए हैं, तो वो कभी शारजा में जहाज रुकता है फॉर रिफ्यूलिंग, या कभी ट्रैफिक कंजेशन होती है तो 2-3 घंटे रुकता है। लेकिन जो उसमें हाजी साहिबान होते हैं यहाँ से जो जाते हैं, उनको इजाजत नहीं होती है कि वो उन 3 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे जहाज से नीचे उतरे। दे हैव टू बी इन द प्लेन, क्योंकि वो स्टॉप ओवर में नहीं आता है, क्योंकि उनका वो जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे एयरपोर्ट पे होता है कम होता है, तो उनको वह उतने देर जहाज में ही रखते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको फिर ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर में तो ये नहीं है, उसमें ये फैसिलिटीज नहीं हो सकती हैं, न कोई उतर सकता है न कोई चढ़ सकता है। उसमें खाली ये था कि एरोप्लेन को ये इजाजत है कि इट कैन land for the purpose of refueling or for the purpose of emergency, if there is any mechanical fault to rectify that. लेकिन जो फिर हम थर्ड फ्रीडम की बात करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बोला कि उसमें एडिशनल ये मिला कि पैसेंजर को ड्रॉप कर सकता है वहां पे, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी ये कि वो पैसेंजर उस कंट्री से ताल्लुक रखना चाहिए। सपोज कंट्री बी के थ्रू ट्रेवल करते हैं, दैट पैसेंजर शुड बिलोंग टू कंट्री बी। तो फोर्थ में थी कि उठा भी सकता है, लेकिन अगेन डोमिसिलिटी उसमें होनी चाहिए। लेकिन फिफ्थ में ये सब नहीं। फिफ्थ में किसी भी कंट्री का हो वो उसको उठा भी सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है। हाँ, लेकिन उसमें ये प्रोसीजर्स हैं कि उसमें वो जो अपनी वीजा रेगुलेशंस हैं उसका पालन करना है। दे हैव टू अबाइड बाय द कंट्रीज वीजा रेगुलेशंस। लेकिन उसमें एक चीज है कि वो थोड़ा, इनफैक्ट ट्रांजिट वीजास में तो वीजा फी भी वेव ऑफ करते हैं बहुत सारी कंट्रीज, या कुछ बहुत नॉमिनल फी चार्ज करते हैं, जैसे बाकी वीजास में होता है ना वीजा फी। तो ट्रांजिट वीजा में मोस्टली वीजा फी चार्ज नहीं करते हैं कंट्रीज, अगर कोई करेगी तो बहुत कम करते हैं। तो लेकिन एक प्रोसीजर है उसका, क्योंकि ये होता है कंट्रीज टू कंट्रीज में एक प्रोसीजर कि इमिग्रेशन एक काउंटर होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, और इमिग्रेशन काउंटर पे इस फॉर्मेलिटी के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है? यस सर। तो ये चीजें जो है ये फ्रीडम्स ऑफ एयर में आता है। Have you understood it well? यस सर। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी आपको मैंने मेंशन किया वर्ड शेड्यूल्ड एयर सर्विसेज, isn't it? तो फ्लाइट शेड्यूल इसको प्रोनाउंस करते हैं शेड्यूल। फ्लाइट शेड्यूल जो होता है इसकी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है एयरलाइंस में,
दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग, ये एडवांस में एक स्केड्यूल फ्रेम होता है जो फिर हर किसी कंट्री में सर्कुलेट होता है। तो आईटा और ICAO का काफ़ी रोल है इसमें, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज when we talk about flight schedule, they have to frame the schedule and they have to circulate it well in advance. And the reason is because if it is not circulated well in advance, there is a possibility of confusion. There is a possibility of chaos. Confusion कैसे हो सकता है? Confusion ऐसे हो सकता है कि suppose ये जो एरोप्लेन है किसी कंट्री के ऊपर से किसी भी कंट्री का एरोप्लेन चल सकता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एयर है ना, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर, एयर स्पेस यूज कर सकता है। लेकिन क्या पता अगर कोई वॉरशिप चले, जंगी जहाज चले, ये इजाजत नहीं है जंगी जहाजों के लिए, ये इजाजत है किन के लिए? शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज के लिए, उनके लिए जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जिनका ऑलरेडी फ्लाइट शेड्यूल में मेंशन है। इट इज परमिशन फॉर देम, नॉट फॉर वॉर प्लेन्स। अभी सपोज पाकिस्तान की एयर स्पेस से, इंडिया की एयर स्पेस से पाकिस्तान का वॉरशिप आएगा या इंडिया का वॉरशिप आएगा, उसको मत ये इजाजत है। ये इजाजत है किसको? सपोज इंडियन एयरलाइंस का या पाकिस्तान एयरलाइंस का पैसेंजर एयरक्राफ्ट या शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विस है, उसके लिए। और उसकी डिटेल्स ऑलरेडी कंट्रीज को होती हैं। ये पता है जो ICAO है, जो मॉनिटर करते हैं ये ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है सड़कों पे, वो रोड ट्रैफिक, या रेलवे पुलिस होता है रेलवे स्टेशन पे, या बाकी वो रेलवे एम्प्लॉइज होते हैं जो रेलवे ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं, इजंट इट? उसी तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट होता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी एयर स्पेस में किस वक्त कौन सा एरोप्लेन किस पॉइंट पे चलेगा। They have got the complete information about that, and that is circulated well in advance. और उनके जो रडार सिस्टम भी होता है ना, इसका हमेशा वो कम्युनिकेशन में होता है, फ्लाइट रडार सिस्टम, क्योंकि उसी से वो गाइड होता है ना लैंडिंग वैंडिंग में। तो वो भी कनेक्टेड होता है, और जब वो उसके साथ कनेक्ट होता है किसी भी कंट्री के रडार सिस्टम के साथ, तो उसमें वो डिटेल्स भी आते हैं, और वो डिटेल चेक करते हैं, हाँ ये जहाज हमारी शेड्यूल में ऑलरेडी है, तो उसको वो अलाउ करते हैं। लेकिन उसको मॉनिटर करते हैं कि अगर उसमें कोई ऐसा जहाज है जो शेड्यूल नहीं है, उसको उसी वक्त उतारते हैं नीचे। आप कभी देखते हैं कि किसी जहाज को फलानी कंट्री ने नीचे उतारा, तो कभी क्या होता है, वो कभी शेड्यूल में कंफ्यूजन होता है। पहले उसको वार्न करते हैं, अगर वो खुद नहीं उतरेगा तो उसको फिर वो क्रैश कर सकते हैं। फिर कभी ऐसा होता है ना कि ये कभी होता है इमरजेंसी में, जैसे कशिर पॉट वत रावन, कभी किसी एयरक्राफ्ट में कोई फॉल्ट आता है तो उसका जो रडार सिस्टम के साथ कनेक्शन कट जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट गोज एस्ट्रे। एस्ट्रे मीन्स उसका तमिश वक्त आसान में कुछ कसम। फिर उसको किसी भी कंट्री कोई डिटेक्ट करता है ना रडार, और वो उसको उसी वक्त कम्युनिकेट करता है कि आप इधर उतरो नीचे, तो उसको फिर वो वहां पे नीचे उतारते हैं, फिर वो जस्टिफाई करता है कि ऐसा हुआ था। ये बहुत काम होता है ऐसा। और अगर वो फिर रडार की मैसेज को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो उस कंट्री का रडार उसको कैच करता है, तो उसको वो उस वक्त फिर क्रैश कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा फिर ये दुश्मन का जहाज है और ये हमको हमला करने के लिए आया।
यस सर। तो इसलिए जो ये हम बात करते थे अभी शेड्यूल्ड एयर सर्विसेज की, और इसीलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये इन एडवांस निकलता है, और एडवांस में जब ये निकलता है तो उसके हिसाब से ये पता होता है कंट्रीज़ को कि इस टाइम पे फलानी प्लेन मेरी एयर स्पेस पास करेगा, और वो उसको स्मूथली अलाउ करते, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टैकल उसमें नहीं डालते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन शेड्यूल्ड है तो उस पर सारी क्योंकि सिविल एविएशन कम्युनिकेट करती है अपने एयरफोर्स को, और कंट्री का एयरफोर्स अलर्ट होकर उसको सराउंड भी करता है, क्योंकि जो एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स होते हैं कभी वो उसका घेराव करते हैं हवा में, यस सर। ताकि वो देखते हैं कि ये कौन मूवमेंट करता है यहाँ से। तो अब आजकल है ना, मतलब जो वॉर टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा बढ़ती हैं दिन ब दिन, और कुछ जहाज़ ऐसे हैं जैसे इंडिया ने भी अब लाए वो राफेल, इनफैक्ट पाकिस्तान को भी वो F-16, उनको रडार कैच ही नहीं करता उनकी मूवमेंट। उनकी खुसूसियत ये है कि वो अगर ऊपर से चलेगा तो जो कंट्री का अपना रडार सिस्टम है उनको पता ही नहीं चलता है हमारी एयर स्पेस किसी ने क्रॉस की। उनमें वो सिस्टम है कि जैसे जैमर लगे होते हैं ना, वो जैम करते हैं सिग्नल, तो उसी तरीके से वो रडार की सिग्नल जैम करते हैं, वो रडार डिटेक्ट ही नहीं करता है जब तक वो दुश्मन की कंट्री में जाता है। तो आजकल अब वो भी चैलेंजेस हैं। अब यहाँ से भी कंट्रीज देखते हैं कि अब ऐसे जहाज़ों को करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या मतलब। तो अब इसके लिए एयर फोर्स, जब उनको लगता है ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे पिछली बार थोड़ा सा वो 370 के बाद वो हुआ था ना, थोड़ा सा जंग का माहौल इंडिया और पाकिस्तान, आपने फिर उस वक्त बीच में आप आवाज़ें सुनते होते, उस वक्त फिर कंट्रीज पेट्रोलिंग करते हैं, उसको कहते हैं एयर पेट्रोलिंग। जो कंट्री का एयर फोर्स होता है वो गश्त देते हैं, फिर हवा में गश्त लगाते हैं ताकि कोई दुश्मन का जहाज मत घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा जहाज मत घुसेगा जो हमारा रडार डिटेक्ट नहीं करेगा। तो फिर वो उसके लिए एयर पेट्रोलिंग करते हैं। क्या करते हैं, हवा में वो गश्त लगाते हैं। लेकिन जब वो एयर पेट्रोलिंग भी करते हैं तो उस वक्त भी उनको फ्लाइट शेड्यूल का पूरा जो मैप है, नक्शा है, वो पूरा उनको वो पता होता है, क्योंकि उस वक्त कोई कमर्शियल एयरलाइन आ सकती है, तो इनको पता है कि फलानी कमर्शियल एयरलाइन इस वक्त एक्सपेक्टेड है, ताकि वो उसको ये ना समझे कि ये कोई दुश्मन का जहाज है और उस पर अटैक हो। तो या उस वक्त आपने ये भी सुना होगा कि कमर्शियल शेड्यूल्ड एयरलाइंस भी बंद हुई थी ना बीच में नॉर्थ इंडिया में। वो इसलिए था कि उस वक्त फौजी जो एयरफोर्स के प्लेन्स थे वो पेट्रोलिंग करते थे, और उनको लगता था कि कमर्शियल एयरप्लेन की आड़ में मत दुश्मन का जहाज आएगा। तो फिर उस वक्त कुछ दिनों के लिए जब ज़्यादा टेंशन था तो कमर्शियल शेड्यूल्ड एयरलाइंस को बंद किया था, उस एयर स्पेस, कोई पर्टिकुलर एयर स्पेस में जाने से पाबंदी लगाई थी। तो ये चीज़ें जो है, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम नहीं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बैनुल-अक़वामी सतह पे काम करती है, और नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ ईच कंट्री का राबिता रहता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो एंश्योर करे शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट की जो सेफ्टी है उसका वो ध्यान रखे, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी इकदाम चाहिए वो करें। और उसमें कभी, जैसे मैंने बोला कि रडार सिस्टम जब फेल होता है या कभी ऐसी इमरजेंसी आती है पैसेंजर एयर प्लेन को, तो उस वक्त
कभी ऐसे भी वाक़ा हुए हैं जब एयरफोर्स का यूज़ किया गया रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। पिछली बार क्या हुआ, वो शायद मलेशियन एयरलाइन थी, मलेशियन एयरलाइन को हवा में ही आग लग गई। हुआ कुछ डिफेक्ट उसमें, तो दैट फ्लाइट caught fire and it was not possible that time to manage that burning aircraft in the air for the airlines itself, yeah, for the civil aviation itself. So that time they had to request the Air Force. तो उस वक्त एयरफोर्स का हेल्प उनको लेना पड़ा, ताकि एयरफोर्स के जो उनके होते हैं ना, वो बहुत क्विक मिक्स, क्योंकि जो नॉर्मल शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट होता है उसका सपोज उसको टेक ऑफ लैंडिंग में टाइम लगता है, तो जो एयर जेट्स होते हैं, वॉर जेट्स, वो क्विकली टेक ऑफ करते हैं और वो उस वक्त रेस्क्यू में काम आते हैं। So that's why there is a close coordination meant to ensure smooth operations. आवाज आ रही है?